हेलो बच्चों, चलो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10 क्लास 12th का हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स को स्टार्ट करते हैं। पहली बात, अगर हेलो एल्केन्स की बात करें कि ये होते क्या है, हेलो एरीन्स और हेलो एल्केन्स। ठीक है, हेलो एल्केन्स की अगर मैं बात करूं, देखो हेलो एल्केन्स होते हैं आर एक्स को हेलो एल्केन कहा जाता है, और जबकि ए आर एक्स को हेलो एरीन्स कहा जाता है। अब ये आर एक्स मतलब क्या है, देखो आर होता है कार्बन की लंबी चेन, कार्बन की चेन को आर बोला जाता है, और एक्स क्या है हमारे हेलोजेंस। हेलोजेंस में कौन कौन आता है, हेलोजन मतलब भाई हेलो मतलब होता है क्या, सॉल्ट, और जन मतलब होता है क्या, प्रोड्यूसर, जो सॉल्ट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड हेलोजेंस। और हेलोजेंस में हमारे कौन सा ग्रुप आता है, ग्रुप नंबर 17 आपको पता होगा। अब ग्रुप नंबर 17 में कौन कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दे आर द ग्रुप नंबर 17। तो ये सबको एक्स से डिनोट करा जाता है। एक्स की जगह एफ भी हो सकता है, सीएल भी हो सकता है, बी आर भी हो सकता है, और आई भी हो सकता है, दे आर हेलोजेंस। तो आर एक्स हमारे क्या हो गया, ये सिंबल हो गया हेलो एल्केन्स के लिए। सेम ए आर एक्स, ए आर मतलब एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग मतलब जैसे बेंजीन, बेंजीन एक एरोमेटिक रिंग है। एरोमेटिक रूल आपने पढ़ा होगा, मेरी जीओसी में देख लेना, वहाँ पे हकल्स रूल पढ़ाया गया होगा। हकल्स रूल के अकॉर्डिंग एरोमेटिक होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हेलोजन जोड़ दो तो ये क्या हो गया, हेलो एरीन्स। ये क्या है बच्चों, हेलो एरीन्स है, और ये क्या है बच्चों, हेलो एल्केन्स है। ठीक है बच्चों, अब हम जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं, हम क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। बच्चों इस चैप्टर में कुछ नहीं करना, हमें क्लासिफिकेशन पढ़नी है, फिर उसके बाद हमें आईयूपीएससी पढ़नी है, फिर हमें उसकी प्रिपरेशन, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर केमिकल प्रॉपर्टी, बस। हाँ बच्चों, चलो हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स की बात कर रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू हेलोजेंस पढ़ रहे हैं। तो अगर एक हेलोजन है तो उसको कहेंगे मोनो, दो है तो डाई, तीन है तो ट्राई। ठीक है, मोनो हेलो एल्केन या हेलो एरीन्स, ठीक है, डाई हेलो एल्केन या हेलो एरीन्स, ठीक है, और तीन हेलो एल्केन, थ्री है तो ट्राई हेलो एल्केन हेलो एरीन। अब ये एग्जांपल है मोनो के, डाई के, ट्राई के, मोनो के, डाई के, ट्राई के, ये एग्जांपल है आपके बोर्ड पे। अब ये मैं एक बात बता रहा हूं, जो डाई हेलो एल्केन है इसमें दो केस होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लासिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, विसिनल डाइहैलाइड और जेमिनल डाइहैलाइड। अब इन दोनों में क्या अंतर है, देखो विसिनल मतलब होता है दो हेलोजन तो जुड़े हैं, दो हेलोजन तो जुड़े हैं बच्चों, पर दोनों पड़ोसी पे जुड़े हैं। क्या बोल रहा हूं मैं बच्चों, दोनों क्या है, पड़ोसी पे जुड़े, पड़ोसी मतलब एक दूसरे के कार्बन, पड़ोसी वाले कार्बन पे जुड़े। और जेमिनल डाइहैलाइड क्या होता है, एक ही कार्बन पे दो हेलोजन जुड़े, एक ही कार्बन पे दो हेलोजन जुड़े तो उसको जेमिनल बोला जाता है। और अगर दो हेलोजन जो जुड़े पर पड़ोसी कार्बन पे जुड़े तो उसको क्या बोला जाता है, विसिनल डाइहैलाइड बोला जाता है। तो इस हिसाब से इसकी क्लासिफिकेशन होती है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ हेलोजेंस। अब बच्चों क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं हम अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन। अब ये हाइब्रिडेशन नया वर्ड कहां से आ गया, ये क्लास 11th का टॉपिक है, मेरी वीडियोस में देख लेना आप क्लास 11th में। तो हाइब्रिडेशन क्या होता है बच्चों, हाइब्रिडेशन देखो मैं थोड़ा सा रफली आइडिया दे देता हूं। जो चारों तरफ से कार्बन सिंगल बॉन्डेड होते हैं उसकी हाइब्रिडेशन होती है sp3 हाइब्रिडेशन, ठीक है, और जो किसी भी एक तरफ से डबल बॉन्ड होगा तो होगा sp2 हाइब्रिडाइज, और जो कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड होगा उसको कहेंगे sp हाइब्रिडाइज। ये सिंपल तरीका होता है हाइब्रिडेशन देखने का कार्बन के अंदर। अभी हाइब्रिडेशन क्या है, ये आपको क्लास 11th में वेस्पर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ना है। ठीक है, तो हाइब्रिडेशन बस रफली आइडिया मैं आपको दे रहा हूं, क्या जो चारों तरफ से सिंगल बॉन्डेड कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, जो एक तरफ से डबल बॉन्डेड है और दो एक तरफ से डबल बॉन्डेड है तो वो sp2 हाइब्रिडाइज है, और ट्रिपल बॉन्डेड है तो वो sp हाइब्रिडाइज है। बस यही है बच्चों, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडेशन पढ़ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडेशन। हाइब्रिडेशन के अकॉर्डिंग उसमें सबसे पहली क्लासिफिकेशन है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। उसमें जो क्लासिफिकेशन है उसमें सबसे पहले जो आता है, इसके अंदर तीन आते हैं, तीन आते हैं। एक आता है एल्काइल हैलाइड, ठीक है, एक आता है अलाइल हैलाइड, और एक आता है बच्चों बेंजाइल हैलाइड।
एल्काइल हैलाइड की अगर मैं बात करूं, हमारा हैलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो sp3 हो और उसके बराबर वाला भी sp3 हो। sp3 का मतलब क्या है बच्चों, ये कार्बन डबल बॉन्ड नहीं बना रहा हो, ना ही ये कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा हो, दोनों में से कोई कार्बन डबल बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए। हैलोजन मेरा ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो sp3 है और उसके बराबर वाला भी क्या है, sp3 है, तो उसको हम बोलेंगे एल्काइल हैलाइड। एलाइल हैलाइड क्या होता है, मेरा कार्बन हैलोजन तो एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो sp3 है, पर उसके पड़ोसी वाला कार्बन क्या है, sp2 है। कैसे sp2 है भाई, डबल बॉन्ड बना रहा है, sp2 होगा। हैलोजन जुड़ा है sp3 से और उसके बराबर वाला किससे जुड़ा है, sp2 से। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट होता है एलाइल। अब बेटा ये जो एलाइल नाम है ना, दिस एलाइल नेम, इट इज नॉट ओनली इन हैलोएल्केन्स, इट कैन बी इन अल्कोहल, फिनॉल, बहुत आगे भी आएगा। तो ये चीज कॉन्सेप्ट याद रखना। क्या कॉन्सेप्ट है बच्चों, कि ये जो एलाइल है, ये जो एलाइल है बच्चों, ये एलाइल का मतलब होता है मेरा जो फंक्शनल ग्रुप है, ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप sp3 से जुड़ा है पर उसके बराबर वाला sp2 है। मतलब फंक्शनल ग्रुप एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो चारों तरफ से सिंगल बॉन्डेड है और फिर उसके बराबर वाला कार्बन डबल बॉन्डेड है। अब तुम क्या होगा सर इसके तो बॉन्ड ही पूरे नहीं हो रहे। अरे नहीं बच्चों, बॉन्ड तो पूरे हो रहे हैं, H नहीं बनाया मैंने। देखो कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए, 2 H के साथ और 1 2 इधर, तो मतलब ये दोनों चारों तरफ से सिंगल बॉन्डेड है, तो ये sp3 हो गया। अब इसमें कितने, 1 H चाहिए, इसको 2 H चाहिए, बन गए पूरे, तो ये एलाइल हैलाइड हो गया। एलाइल हैलाइड कॉन्सेप्ट समझ आया। एलाइल हैलाइड मतलब होता है हैलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है तो वो तो sp3 हो पर उसके पड़ोसी वाला sp2 हो। बेंजाइल हैलाइड क्या होता है, बेंजीन का ये जो कार्बन होता है आपको पता है ये sp2 होता है। अब इसके पड़ोसी वाला कार्बन sp3 होता है, मान के लो अगर है तो, और इससे हैलोजन जुड़ा है, मतलब हैलोजन मेरा अभी भी sp3 से जुड़ा है पर उसके पड़ोसी वाला कार्बन sp2 भी है पर एरोमेटिक भी है, मतलब बेंजीन भी है, तो इस वजह से ये क्या है, बेंजाइल हैलाइड है। देखो कॉन्सेप्ट, देखो कॉन्सेप्ट क्या है पीछे भाई, हम पढ़ रहे हैं sp3, मतलब मेरा हैलोजन हमेशा एक ऐसे कार्बन से जुड़ा होगा जो sp3 हाइब्रिडाइज होगा। देखो इसमें भी हैलोजन किससे जुड़ा है, sp3 वाले से, इसमें भी हैलोजन किससे जुड़ा है, sp3 वाले से, इसमें भी हैलोजन किससे जुड़ा है, sp3 वाले से, राइट। बट इसमें पड़ोसी वाला sp3 है, इसमें पड़ोसी वाला sp2 है, इसमें पड़ोसी वाला sp2 भी है और एरोमेटिक भी है, तो दैट्स व्हाई ये बेंजाइलिक हैलाइड हो गया और ये एलाइल हैलाइड हो गया और ये एल्काइल हैलाइड हो गया। अब ये जो एल्काइल हैलाइड है इन्हीं को बोला जाता है हैलोएल्केन, मेनली इन्हीं को मेनली बोला जाता है हैलोएल्केन, और लिखा है इसको ऐसे जाता है RX, RX जहां पे लिखा है मतलब हैलोएल्केन लिखा है, ठीक है। हाँ तो बच्चों अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं sp2 हाइब्रिडाइज। अभी हमने sp3 हाइब्रिडेशन की क्लासिफिकेशन पढ़ी, तो अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। अब देखो sp2 हाइब्रिडाइज में मतलब हमारा हैलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो खुद ही sp2 हो, ये खुद ही sp2 है। अभी तक तुम देख रहे थे sp3 में जो हैलोजन जुड़ा था वो एक ऐसे कार्बन से जुड़ा था तो खुद sp3 था। अब हैलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो खुद ही sp2 है, ठीक है। अब इसमें आते हैं दो केस, एक को कहते हैं विनाइलिक हैलाइड, क्या कहते हैं बच्चों, विनाइलिक हैलाइड, और एक को कहते हैं अराइलिक हैलाइड। सिंपल है बच्चों, कोई डिफिकल्ट नहीं है। मेरा हैलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो sp2 है, बस सिंपल। अब देख रहे हो साफ साफ हैलोजन C से जुड़ा है पर ये डबल बॉन्डेड है तो मतलब ये sp2 होगा, है ना, सिंपल। ये होगा विनाइलिक हैलाइड। और अराइलिक हैलाइड हमारा, तुम्हें पता है बेंजीन का जो कार्बन होता है वो sp2 होता है, डायरेक्टली मेरा हैलोजन यहां से जुड़ा है, जबकि बेंजाइल में देख रहे थे तुम डायरेक्टली नहीं जुड़ा था, यहाँ पे sp2 कार्बन था, उसके बराबर में एक और कार्बन था, उससे हैलोजन जुड़ा था, तो वो बेंजाइलिक हैलाइड था। अब ये है अराइलिक हैलाइड, यहाँ पे हैलोजन डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अराइलिक हैलाइड हो गया। बच्चों एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, यह अराइलिक हैलाइड को ही हैलोएरिन्स बोला जाता है, एलाइलिक हैलाइड को ही हैलोएरिन्स बोला जाता है, उसको लिखा जाता है ARX। तो जब हम रिएक्शंस करेंगे तो इसी बेसिस पे करेंगे। हमें दो ही तो चैप्टर का नाम क्या है, हैलोएल्केन और हैलोएरिन्स, तो मेनली जो फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन पढ़नी है वो मेनली हैलोएल्केन्स की पढ़नी है और हैलोएरिन्स की पढ़नी है। हैलोएल्केन्स मैंने बता दिया RX और हैलोएरिन्स मैंने बता दिया ARX। AR मतलब एरोमेटिक रिंग और X मतलब हैलोजेंस।
ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हाइब्रिडेशन कंप्लीट हो गया, वो क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। क्लासिफिकेशन में जो मेनली आप रिवाइज करोगे तो एक दो टॉपिक बहुत मेन है, एक विसिनल हैलाइड है, एक जेमिनल हैलाइड है, एक विनाइलिक हैलाइड है, एक एलाइल हैलाइड है, एक एराइलिक हैलाइड है। ये जो नाम है ना कंफ्यूज कर देते बच्चों के तो ये विसिनल विनाइलिक, ये दो नाम बहुत कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। जेमिनल, एलाइल, ये नाम आप याद रखना, ठीक है बच्चों। ध्यान से नोट्स बनाते चले जाओ, नोट्स बनाओगे तो ज्यादा अच्छे पढ़ने में आएगा, ठीक है। हाँ बच्चों, तो अब हम पढ़ते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण। जैसे पंडित जी घर पे आके नामकरण करते हैं, तो ऐसी केमिस्ट्री में भी नामकरण होता है। तो नोमेनक्लेचर मतलब होता है हमारा नामकरण केमिस्ट्री में, नोमेनक्लेचर। अब जैसे पंडित जी आके नामकरण करते हैं, पंडित जी एक बुक देखते हैं, है ना, देखते हैं इस बच्चे का नाम माँ से निकला, इस बच्चे का नाम ना से निकला। ऐसी हमारा जो नोमेनक्लेचर के लिए संस्था है उसका नाम है IUPAC। क्या फुल फॉर्म है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, लिख लेना, ये आ जाती है नॉलेज के लिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये वो संस्था, ये पंडित जी है ये बच्चों पंडित जी है। किसके लिए पंडित जी है? नोमेनक्लेचर के लिए। नोमेनक्लेचर क्या है बच्चों? नामकरण। नामकरण किसका नामकरण? बच्चों का नामकरण नहीं हो रहा है यहाँ पे केमिकल कंपाउंड्स का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केमिकल कंपाउंड्स का नामकरण हो रहा है। तो इसमें जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की केमिकल कंपाउंड का नामकरण है, उसमें सबसे पहले जो मैं आपको नामकरण कराऊंगा वो हेलो एल्केन्स कराऊंगा। हेलो एल्केन्स का, हेलो एल्केन्स याद है आपको? RH अभी बता चुका हूं मैं। हेलोजन एक ऐसे कार्बन जुड़ा जो sp3, उसके बराबर वाला भी sp3, तो हेलो एल्केन्स बोला था। अब इसका कुछ रूल है, देखो दो नाम होते हैं, एक तो IUPAC होती है और एक कॉमन नेम होता है। एक IUPAC होती है बच्चों, एक कॉमन नेम होता है। IUPAC का जो रूल है बच्चों वो है इसका हेलो एल्केन, जबकि कॉमन नेम इसका क्या रूल है? एल्काइल हैलाइड। मैं आपको बिल्कुल एक एग्जांपल देके समझाता हूं, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास ये है CH3Cl, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? एल्काइल। एक कार्बन है तो मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। और जबकि आईपेक की बात करूं तो क्या होगा? आईपेक हेलो एल्केन। हेलो कौन है यहाँ पे? क्लोरो, एक कार्बन मिथेन, तो इसका आईपेक क्या हो गया? क्लोरोमिथेन। और कॉमन नेम क्या हो गया? मिथाइल क्लोराइड, ठीक है बच्चों। ऐसा भी हो सकता है बच्चों CH3 CH2 CH2 Cl, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? बताओ जल्दी बताओ, पंडित जी बन जाओ, जल्दी बताओ, इसका नामकरण करो। तो बच्चों अगर लिख लिया हो तो तुमने, ये कॉमन नेम इसका क्या होगा? 1 2 3 कार्बन तो पता है ना, एक कार्बन तो मिथाइल, 2 कार्बन तो इथाइल, 3 कार्बन तो प्रोपाइल, 4 कार्बन तो बुटाइल, 5 कार्बन तो पेंटाइल, 6 कार्बन तो हेक्साइल, 7 कार्बन तो हेप्टाइल, 8 कार्बन तो ऑक्टाइल, 9 कार्बन तो नोनाइल, ठीक है, 10 कार्बन तो डिकाइल। तो ये बच्चों हमारे कार्बन की लिस्ट है, ठीक है। तो इसका 3 कार्बन है तो इसका नाम क्या होगा? बताओ कॉमन नेम है प्रोपाइल क्लोराइड। आयुपेक क्या होगा बच्चों इसका? आयुपेक क्या होगा? क्लोरो प्रोपेन। बस आपको इस रूल के अकॉर्डिंग चलते जाना है, चलते जाना है। अब बच्चों सॉरी, हाँ बच्चों, अब एक बात और है कि आइसोमर्स आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। GOC में देखना आइसोमर नाम की वीडियो में, तो उसमें आइसोमर में क्या होता है बच्चों? जब स्ट्रेट चेन होती है तो कॉमन नेम में, खाली कॉमन नेम में N जुड़ जाता है अगर स्ट्रेट चेन है तो, ठीक है। और अगर कहीं बीच बीच में जुड़ा है, मिडल में जुड़ा है कोई ब्रांच, तो उसके कॉमन नेम में क्या जुड़ जाता है? आइसो। जैसे एग्जांपल देता हूं बच्चों, मान लो हमारा CH3 CH2 CH2 Cl है ना। अगर इसका कॉमन नेम में लिखूं क्या होगा? N, क्या 3 कार्बन है? N प्रोपाइल क्लोराइड। N मतलब क्या हुआ यहाँ पे? स्ट्रेट चेन।
ठीक है, पर कॉमन नेम में ही आएगा, आईयूपीएसी में नहीं आएगा। आईयूपीएसी वही होगी, क्या थी इसकी आईयूपीएसी, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन। जबकि अगर मैं बात करूं, मैं अगर इसमें ब्रांच बना दूं इसकी, ऐसे भी तो लिख सकता हूं इसको, ये भी तो सेम कंपाउंड है। देख लो फॉर्मूला, देखो कितने कार्बन, 3 C3, 3 2 5 7 H7Cl। इसका भी फॉर्मूला देखो, 3 कार्बन 7 हाइड्रोजन Cl। तो फॉर्मूला तो दोनों का सेम है पर स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इन्हीं को आइसोमर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आइसोमर्स। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं देखूं, इसके कॉमन नेम में क्या होगा, कॉमन नेम में क्या आएगा बच्चों, इसके कॉमन नेम में आइसो आएगा। मिडिल ब्रांच में अगर जुड़ा है तो आइसो आएगा, तो मतलब इसका यहाँ पे क्या होगा, कॉमन नेम में आइसो प्रोपाइल क्लोराइड, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। बच्चों अगर इसी के कॉमन नेम में मैं देखूं तो इसके कॉमन नेम में क्या आएगा बच्चों, इसके कॉमन नेम में आइसो आएगा, क्योंकि मिडिल ब्रांच में जुड़ा है तो आपको क्या लिखना है, आइसो। बीच में कहीं जुड़ा है तो उसको क्या लिखना है, आइसो, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। जबकि इसकी आईयूपीएसी क्या होगी, 1 2 3, तो 2 क्लोरो प्रोपेन। तो इस हिसाब से आइसोमर में ये आइसो और एन आता है, ठीक है। अब जो हम नॉमेनक्लेचर करेंगे वो हम नॉमेनक्लेचर करेंगे हेलो अरेन्स का, यह हेलो एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर हो गया। अब जो हम नॉमेनक्लेचर करेंगे वो हेलो अरेन्स का करेंगे, ठीक है बच्चों। तो हेलो अरेन्स का नॉमेनक्लेचर करने के लिए ये रफ कर देता हूं मैं। अगर हेलो अरेन्स का मैं नॉमेनक्लेचर की बात करूं तो हेलो अरेन्स क्या होते हैं, ARX को हेलो अरेन्स बोला जाता है। अब देखो हेलो अरेन्स में क्या है, अगर ये मेरा बेंजीन है और यहां पे मेरा हेलोजन जुड़ा है तो इस पोजीशन को कहते हैं ऑर्थो, ऑर्थो, और इस पोजीशन को कहते हैं मेटा, और इसको इधर भी मेटा, और जो बीच में बसती है दैट इज कॉल्ड पैरा। और ये जो ऑर्थो मेटा पैरा है ओनली इंक्लूड इन कॉमन नेम, कॉमन नेम में ही इंक्लूड करना है इनको, नाम को, ठीक है, और कहीं इंक्लूड नहीं करना, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं इसका नाम पहला एक ले लेता हूं मैं, तो इसका अगर मैं आईयूपैक देखूं तो आईयूपैक क्या होगा, क्लोरो बेंजीन। क्योंकि जो मैंने आईयूपैक का रूल क्या लिखवाया है इसमें, आईयूपैक का रूल होता है इसमें हेलो अरेन्स, और जबकि कॉमन नेम का क्या रूल होता है इसमें, अराइल हैलाइड। तो इसके आईयूपैक क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन। जबकि हमारा अगर कॉमन नेम की बात करें तो इसमें कॉमन नेम क्या लिखना चाहिए हमें, बेंजाइल क्लोराइड। बस इसका क्या है, बेंजाइल क्लोराइड इतना फेमस नाम नहीं है जितना, बेंजीन क्लोराइड इतना फेमस नाम नहीं है जितना क्लोरोबेंजीन है, इसलिए इसका कॉमन नेम भी क्लोरोबेंजीन ही लिखा जाता है। ज़्यादा फेमस जो हो जाता है वो कॉमन नेम होता है। कॉमन नेम ये थोड़ी होता है, कॉमन नेम का कोई रूल थोड़ी है। कॉमन नेम तो जो ज़्यादा फेमस हो गया वो कॉमन नेम हो गया। तो ज़्यादा फेमस कौन हुआ, क्लोरोबेंजीन, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन। अब जैसे मान लो ये मेरा दूसरा कंपाउंड है और मेटा पे क्लोरीन जुड़ा है, मेटा है ना, ये ऑर्थो, ये मेटा ये पे। तो अगर मैं क्लोरोबेंजीन की बात करूँ, ये मेटा पे जुड़ा है तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। जबकि आईपैक में मेटा ऑर्थो नहीं आएगा, 1 2 3 4 5 6, आईपैक में नंबरिंग आएंगे क्या, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, उसमें ऑर्थो मेटा नहीं आएगा, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है बच्चों। इस हिसाब से इसकी नेमिंग होती है हेलो अरेन्स की, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट थी मैंने पढ़ा दी। अब आगे चलते हैं। दो की नेमिंग और करानी है बच्चों मुझे, एक तो जेमिनल डायहैलाइड की, ठीक है, और एक विसिनल डायहैलाइड की, एक जेमिनल डायहैलाइड की और एक विसिनल डायहैलाइड की, ठीक है। अगर मैं जेमिनल डायहैलाइड की बात करूं तो जेमिनल डायहैलाइड में जो कॉमन नेम होता है वो हमारा क्या होता है, जेमिनल डायहैलाइड ही इसका कॉमन नेम होता है। एक और कॉमन नेम लिखते हैं इसका, क्या, एल्काइलिडीन
हैलाइड, एल्काइलिडीन हैलाइड। जबकि इसमें कॉमन नेम क्या होता है, विसिनल डाइहैलाइड। और जबकि आईपेक क्या होता है इसका आईपेक होता है बच्चों एल्काइलिन डाइहैलाइड, एल्काइलिन डाइहैलाइड। एग्जाम्पल आपके सामने मान लो CH3 CH2 Cl CH2 Cl। तो अगर इसकी कॉमन नेम की बात करूं, यही कॉमन नेम ही होता है, आईपेक नहीं होता। आईपेक तो सिंपल जो रूल है उसके हिसाब से होगा। अब कॉमन नेम की अगर मैं बात करूं तो इसमें कॉमन नेम क्या होगा, इसका क्या बोलेंगे, इसको विसिनल डाइक्लोराइड, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं विस डाइक्लोराइड, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अल्काइलिन 1 2 3 कार्बन, तो मतलब प्रोपाइलिन डाइक्लोराइड। ठीक है, तीनों में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तीनों आने चाहिए तुम्हारे। अगर मान लो ये हमारा कंपाउंड है CH3 CH Cl Cl, ये जेमिनल हो गया। जेमिनल हो गया क्योंकि दोनों पड़ोसी सेम पे जुड़े हैं, क्लोरीन दोनों सेम कार्बन पे जुड़े हैं तो जेमिनल, अगर क्लोरीन दो पड़ोसियों पे जुड़े हैं तो विसिनल। ठीक है, तो ये जेमिनल हो गया था, इसका नाम क्या हो गया, जेमिनल डाइक्लोराइड, या फिर इसको क्या बोलेंगे, 2 कार्बन है तो इथिलीन क्लोराइड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों आईपेक पूरा खत्म हो गया है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड। ये जो CX बॉन्ड है इसका नेचर कैसा है। नोट डाउन कर लिया बच्चों। तो बच्चों अब आईपेक खत्म हो गया है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड। नेचर कैसा है CX बॉन्ड का, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। अब देखो ध्यान से क्या बात है, ये जो CX बॉन्ड है, X क्या है, हेलोजन है। हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू कार्बन, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसके कारण ये पोलर बॉन्ड हो जाएगा। कैसा बॉन्ड हो जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल, पोलर बॉन्ड, कुछ भी बोल लो, पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या फॉर्म हो गया है, डायपोल फॉर्म हो गया। डायपोल मतलब जिसमें 2 पोल हो, अपोजिट पोल हो, पॉजिटिव नेगेटिव, नॉर्थ साउथ, जैसे मैग्नेट के अंदर होती है नॉर्थ साउथ, और जैसे क्या कहते हैं चार्ज होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, फिजिक्स में पढ़ा होगा तुमने, तो ऐसे ही इसके अंदर 2 चार्ज हो गए पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये क्या बन गया, एक तरह का डायपोल बन गया। अब डायपोल बन गया तो ये मतलब हमारा क्या हो गया, एक तरह का हमारा, हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का डायपोल बन गया है, और ये पोलर मॉलिक्यूल हो गया है। ठीक है, अब पोलर मॉलिक्यूल हो गया है। अब पोलर मॉलिक्यूल अलग अलग देखो, अगर CF की बात करें तो वो अलग होगा, CCl की बात करें तो वो अलग होगा, है ना। अगर मैं CBr की बात करूं तो वो अलग होगा, CI की बात करूं तो वो अलग होगा। देखो I का साइज सबसे बड़ा होता है, Br का साइज थोड़ा छोटा होता है, Cl का साइज और छोटा होता है, और F का साइज सबसे छोटा होता है। ठीक है, अब F का साइज सबसे छोटा होगा मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो ये मिनिमम होगी, जबकि इसकी बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो ये मैक्सिमम होगी। अब जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी वो जल्दी टूटेगा, है ना। जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी वो जल्दी टूटेगा, जल्दी टूट जाएगा मतलब बॉन्ड डेसोसिएशन एंथैल्पी कम होगी, मतलब ये ईजिली ब्रेक हो जाएगा, ईजिली ब्रेक, और ये नॉट ईजिली ब्रेक, नॉट ईजिली ब्रेक, ये ईजिली ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, ये ईजिली ब्रेक नहीं होगा, जबकि वो ईजिली ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब दिक्कत ये है कि जो दिखता है ना कि इसमें इसकी साइज छोटी है, पर इसकी साइज छोटी ना होके Cl की साइज छोटी होती है। कारण भाई जो फ्लोरीन है इतना छोटा होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। अब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने के कारण क्या होता है, CCl की बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, और जबकि CF की बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। तो मतलब ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ का अगर मैं ऑर्डर बताऊं
तो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ क्या है, CCl की सबसे छोटी, फिर CF की, CBr की और फिर CI की। सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ किसकी है, CI की। तो बॉन्ड तोड़ना किसका आसान है, CCl का या CI का? सबसे आसान बॉन्ड तोड़ना है CI का। तो बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर बताऊं तो क्या होगा, CCl का बॉन्ड तोड़ना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, CF का और कम है थोड़ा, CBr का और कम, और सबसे कम CI का। CI का बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा जबकि CCl का बॉन्ड नहीं टूटेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया। रफ कर दो बच्चों। अगर मैं अब बात करूं तो बच्चों अब मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन मतलब प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड की बात कर रहा हूँ। और प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारा बेटा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। क्या बच्चों, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ये क्या है बेटा, हेलोजिनेशन भी कहते हैं इसको, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, एल्केन का हेलोजिनेशन होना। ठीक है, ये भी लिखा हुआ आ सकता है। तो फ्री रेडिकल ऑफ हेलो एल्केन में होता क्या है बेटा, मेरा कोई एल्केन है, इसमें मैंने Cl2 डाला, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो क्या होगा, एक H हटेगा, पहले तो एक H हट के एक Cl निकल के HCl निकल जाएगा और साथ में क्या निकल जाएगा, CH3Cl, मतलब एक H हटेगा एक Cl जुड़ जाएगा। अब ये रिएक्शन यहीं पे नहीं रुकेगी, फिर से Cl2 आएगा, फिर से अटैक करेगा, फिर से सनलाइट की प्रेजेंस में फिर से एक और HCl निकल जाएगा और CH2Cl बन जाएगा। अब समझ आ रही, कब तक रिएक्शन नहीं रुकेगी, जब तक इसके अंदर हाइड्रोजन हो गए तब तक ये रिएक्शन नहीं रुकेगी। हाइड्रोजन हटते चले जाएंगे, क्लोरीन जुड़ते चले जाएंगे, सनलाइट की प्रेजेंस में HCl हट जाएगा और हमारा CHCl3 बन जाएगा। ये जो बनता है इसको क्या, तो एक क्लोरोफॉर्म बन गया। अभी भी ये रिएक्शन नहीं रुकेगी, अब भी ये Cl2HV की प्रेजेंस में आगे रिएक्शन हो जाएगी CCl4 और इसको कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब रिएक्शन जाके रुकेगी। ये पूरा मैकेनिज्म, इसकी क्या 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 देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस रिएक्शन के। क्या, पहली बात तो ये मिक्सचर देता है, मिक्सचर प्रोडक्ट देगा, ये सबसे बड़ी दिक्कत है इसके साथ। मिक्सचर प्रोडक्ट देगा मतलब कोई अकेला नहीं मिल सकता आपको यहाँ पे। किसकी प्रेजेंस में होगा ये, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में होगा। ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। नेक्स्ट बात, हेलोजिनेशन अल्केन ओनली पॉसिबल फॉर एल्केन, एल्केन के लिए ही पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट बात अगर मैं और लिखवाऊँ इसमें तो हमारा क्या है, फ्री रेडिकल। यहाँ पे जो मैकेनिज्म लग रहा है वो फ्री रेडिकल का लगेगा। ठीक है, अभी मैं मैकेनिज्म भी पढ़ाऊँगा इसका, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म लगेगा इसमें, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ाता हूँ इसका मैकेनिज्म। देखो बच्चों, इसका मैकेनिज्म ध्यान से पढ़ना। अगर मैकेनिज्म में बात करूं तो इसका फर्स्ट स्टेप है, मैकेनिज्म का नाम है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। इसका जो फर्स्ट स्टेप है मैकेनिज्म का बच्चों, इसका मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप है हमारा, इसमें सबसे पहले इनिशिएशन होता है, इनिशिएशन स्टेप। इसमें क्या होता है, हमारा जो क्लोरीन है ClCl सनलाइट की प्रेजेंस में होमोलाइटिक, कौन सी, होमोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग करता है और Cl के 2 फ्री रेडिकल बनाता है। ठीक है बच्चों, ये Cl के 2 फ्री रेडिकल बन गए। अब दूसरा स्टेप, सेकंड स्टेप, ये बड़ा स्टेप है, इसको प्रोपोगेशन स्टेप कहते हैं। और ध्यान से समझना बच्चों, क्या है ये प्रोपोगेशन स्टेप। ठीक है, इसमें क्या है, जो मेरा मिथेन था भाई, एल्केन था, ये फ्री रेडिकल आएगा, इसका भी रंग बदल देगा। मतलब खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है ना, तो सेम यहाँ पे Cl को देख के, Cl का फ्री रेडिकल देख के ये भी होमोलाइटिक कर देगा और हमारा ये H इसके साथ चला जाएगा, क्या चला गया, HCl, और हमारा यहाँ पे CH3 का फ्री रेडिकल बन गया। अभी जो CH3 का फ्री रेडिकल है, देखो देखते जाओ बेटा, अभी जो CH3 का फ्री रेडिकल है ये दोबारा एक और क्लोरीन Cl2 से मुलाकात करेगा और ये फ्री रेडिकल बनाएगा, फिर से तोड़ेगा तो Cl इसके साथ चला जाएगा, मतलब CH3Cl बन गया और फिर से एक Cl का फ्री रेडिकल बन गया। अभी जो Cl का फ्री रेडिकल है इसके पास 2 ऑप्शन आ चुके हैं, क्या,
ये जो Cl का फ्री रेडिकल है इसके पास दो ऑप्शन है, क्या? ये अटैक करे किस पे? CH4 पे जो था। अगर ये CH4 पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा? CH3Cl बनेगा, है ना? यही तो बनेगा, यही मैकेनिज्म लग के भाई। जब वो Cl का फ्री रेडिकल इस पे अटैक करेगा तो यही तो बनेगा। और अगर हम इस पे अटैक करा जाए तो एक नई चीज़ बन के तैयार होगी, तो वही हमें देखनी है। तो पहली चीज़ तो बन के तैयार हो गई है, दूसरी चीज़ बन के तैयार हम चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो Cl का फ्री रेडिकल है ये CH3 को मैं एक H बाहर ले रहा हूँ, H बाहर ले लिया कि जिससे हमारे तोड़ सके बॉन्ड, ठीक है। इसमें क्या करेगा, इसके फ्री रेडिकल करवाएगा, और जैसे इसका फ्री रेडिकल होगा तो HCl तो निकल गया, पर इसमें क्या बन जाएगा? CH2Cl का एक फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब ये जो CH2Cl का फ्री रेडिकल है एक और Cl के पास जाएगा, जो Cl2 पड़ा हुआ है भाई, एक मोल थोड़ी पड़ा है, बहुत सारे मोल, एक मोल भी अगर पड़ा है तो उसमें 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये फ्री रेडिकल इसका भी तोड़ेगा, तो हमारा CH2Cl2 बन जाएगा, और फिर से एक Cl का फ्री रेडिकल आ गया। अब क्या है, Cl ने इस पे अटैक करा तो ये बना, Cl ने इस पे अटैक करा तो क्या बना? CH2Cl2 बना। अब जो Cl के फ्री रेडिकल पे ऑप्शन है वो तीन ऑप्शन है, इस पे अटैक करे, इस पे अटैक करे, इस पे अटैक करे। इस पे अटैक करेगा तो ये बनेगा, हम पढ़ चुके हैं। इस पे अटैक करेगा तो ये बनेगा, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं इस पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा। इस पे अगर अटैक करेगा तो बच्चों ध्यान से सुनो, तो ये बच्चों जो Cl का फ्री रेडिकल अब बना, अब इस Cl के फ्री रेडिकल के पास तीन ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? अगर ये CH4 पे अटैक करेगा तो ये बनेगा, ये हम पढ़ चुके हैं तो दोबारा क्यों पढ़े। अगर इस पे अटैक करेगा तो ये बनेगा, ये भी हम पढ़ चुके हैं तो दोबारा क्यों पढ़े। अब हमें क्या पढ़ना है, अगर Cl का फ्री रेडिकल इस पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा। Cl का फ्री रेडिकल इस पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा, तो थर्ड ऑप्शन हमें पढ़ना है। मतलब जो Cl का फ्री रेडिकल है इसने अगर CH2 मैं अलग कर रहा हूँ जिससे मैं बॉन्ड तोड़ सकूँ आपके सामने, ये इस पे अटैक करेगा तो इसका फ्री रेडिकल HCl निकल के भाग जाएगा, और HCl निकल के भागा तो Cl इसका फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब अगर इसका फ्री रेडिकल बन गया है तो अब ये जो होगा CHCl एक और Cl2 के पास जाएगा, उसका भी बॉन्ड तोड़वाएगा, और CHCl3 सॉरी Cl2 था ना, हाँ Cl2, हाँ CHCl3 बन के तैयार हो जाएगा, और एक Cl का फिर से फ्री रेडिकल निकल जाएगा। तो कुल मिला के अभी मेरे पे क्या हुआ, इस पे अटैक करा तो ये बना, इस पे अटैक करा तो ये बना, इस पे अटैक करा तो क्या बना? CHCl3 बन गया। अब बंदे के पास, अब इसके पास Cl के पास बहुत सारे ऑप्शन हो गए, CH4, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3। अब CHCl3 भी इसके पास ऑप्शन है, इस पे भी अटैक कर सकता है। अगर ये इस पे अटैक करेगा CHCl3 पे बच्चों, अगर ये इस पे अटैक करता है तो क्या बनेगा, देखो सुनो। अगर ये मैं इधर बना देता हूँ, जगह नहीं है, तो ये जो Cl का फ्री रेडिकल है ये CHCl3 पे अटैक करेगा तो क्या होगा। देखो बच्चों, इस पे H था, ये बॉन्ड तोड़ेगा, बॉन्ड तोड़ेगा तो HCl निकलेगा, HCl निकलेगा तो भाई इसमें CCl3 का फ्री रेडिकल बनेगा। अब CCl का फ्री रेडिकल एक और Cl2 के पास जाएगा और रिएक्शन करेगा, और हमारा CC4 और एक और Cl का फ्री रेडिकल बना देगा। इसका मतलब अगर मैंने इस पे अटैक करा तो CCl4 बन गया। अब ये इस पे अटैक नहीं कर सकता, अब तो हाइड्रोजन खत्म हो गए, हाइड्रोजन बाबू खत्म हो गए, हाइड्रोजन खत्म हो गए, तो अब वो अटैक नहीं कर पाएगा। क्लोरीन पे थोड़ी अटैक करेगा, तो इस वजह से अब नॉट पॉसिबल, आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। तो देखो कितना ज्यादा मिक्सचर बन गया, ये कंपाउंड भी हमें मिलेगा, ये कंपाउंड भी हमें मिलेगा, ये कंपाउंड भी हमें मिलेगा, और ये कंपाउंड भी आपको मिलेगा। इसलिए पहले ही बोला है यहाँ पे मिक्सचर प्रोडक्ट फॉर्म होता है। और लास्ट स्टेप इसका टर्मिनेशन स्टेप बोला जाता है, इस मैकेनिज्म का टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप में कुछ नहीं, Cl का फ्री रेडिकल Cl से मिलकर Cl2 गैस भी निकाल सकता है इसमें, मतलब यहाँ पे क्लोरीन की गैस भी निकल रही होगी तो कोई दिक्कत मत। फिर CH3 का फ्री रेडिकल मिलके ये भी हमारा CH3 बना सकता है, मतलब इथेन बना सकता है, तो इससे भी दिक्कत मत लाना। क्वेश्चन आ जाता है भाई इथेन कैसे बन गया यहाँ पे, या फ्री रेडिकल आपस में कंबाइंड हो गए इथेन बना सकते हैं, है ना। तो इस हिसाब से इसका टर्मिनेशन स्टेप हो गया। तो ये इसका इनिशिएशन स्टेप, ये इसका प्रोपेगेशन स्टेप, वो इसका टर्मिनेशन स्टेप। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लो। फिर हम अब ये हो गया इसके, मतलब इसका पूरा बेसिक मैंने आपको करा दिया। अब बात करते हैं इस पे क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, इस मैकेनिज्म पे क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे। तो बेटा पहले ये कर लो, फिर मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं इसके ऊपर।
हाँ तो बच्चों, अब जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ इस पे किस तरह के क्वेश्चन, पहला पार्ट जो बन सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू हमारा X2, कौन तेजी से रिएक्ट करेगा, मतलब F2 तेजी से रिएक्ट करेगा, Cl2 तेजी से रिएक्ट करेगा, Br2 तेजी से रिएक्ट करेगा या I2। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब क्या होता है बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन कितनी तेजी से हो रही है। ये केमिकल काइनेमेटिक्स के टॉपिक है, ठीक है, वहां पे मैं पढ़ा दूंगा, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँ रेट ऑफ रिएक्शन कितनी तेजी से रिएक्शन होगी। अगर मैं बात करूँ सबसे तेजी से रिएक्शन होगी F2 में, फिर Cl2 में, फिर Br2 में, फिर I2 में। F2 में तो इतनी तेजी से होगी वाइग्रेसली रिएक्ट करेगा, वाइग्रेसली रिएक्ट मतलब आग लग जाएगी, आग लग जाएगी बच्चों, मतलब रिएक्शन हो रही होगी आग लग रही होगी, रिएक्शन हो रही होगी आग लग, इसलिए कभी भी नॉट रिएक्ट विथ F2, इसलिए कभी भी F2 से रिएक्ट नहीं करा जाता, मतलब डायरेक्टली हम कभी भी RF नहीं बनाते बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली कभी। और ये I2 बाबू इतना स्लो है, टू स्लो, कि इसको भी डायरेक्टली नहीं बना पाते। डायरेक्टली एक तरीका है बनाने का, वो बताऊंगा, पर डायरेक्टली नहीं बना पाते, ठीक है। अब जब RF नहीं बन रहा, RI नहीं बन रहा, क्या हम इसको बनाएंगे ही नहीं, बनाएंगे। इसके लिए हम पे दो ऑप्शन, एक स्वार्ट्स रिएक्शन ऑप्शन है। स्वार्ट्स रिएक्शन क्या करती है, पहले आपने CH3 को Cl2 से रिएक्ट करा, Hv के प्रेजेंस में CH4 CH3Cl बन गया। अभी जो CH3Cl बन गया, इसको मैं क्या करूंगा, हमारा AgF से रिएक्शन कर दो, और AgF से रिएक्शन होती CH3F प्लस AgF अलग हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हुआ, आयन एक्सचेंज हुए, इस वजह से इसको आयन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं। यहाँ पे आयन एक्सचेंज हो गए खाली, और ये नेमिंग रिएक्शन है, स्वार्ट्स रिएक्शन, याद रखना। AgF की जगह हम CH3Cl में Hg2F2 भी ले सकते हैं, तब भी रिएक्शन में हमारा ये बन जाएगा, ठीक है, हमारा CH3F बन जाएगा, ठीक है, और हमारा Hg2Cl2 निकल जाएगा, ठीक है। बैलेंस कर लेना बच्चों, ठीक है। तो ये स्वार्ट्स रिएक्शन है, बहुत फेमस रिएक्शन है, ठीक है। अब दूसरी है हमारी फ्लिंट-स्टिचिंग रिएक्शन, और फ्लिंट-स्टिचिंग रिएक्शन में हमारी बात करें, ये भी सेम स्वार्ट्स रिएक्शन की तरह ही होती है बच्चों, और फ्लिंट-स्टिचिंग रिएक्शन ये भी हमारी स्वार्ट्स रिएक्शन की तरह ही होती है। इसमें भी हम CH3Cl, अब तुम क्या होगे सर हम Br ले सकते हैं, हाँ Br भी ले सकते थे, यहाँ पे आप Br भी ले सकते थे, Cl भी ले सकते थे, पर F और I नहीं ले सकते। F को डायरेक्टली नहीं बना सकते ना हम इस प्रोसेस से, क्यों नहीं बना सकते, आग लगा दे। ये क्यों नहीं बना सकते, बहुत स्लो प्रोसेस है ना, टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा, इसलिए हम डायरेक्टली क्या पहले ये दोनों बना लेते हैं, इससे हम ये दोनों बना लेंगे, ठीक है। CH3Cl में हम क्या डालते हैं, हम यहाँ पे NaI डालते हैं एसीटोन के प्रेजेंस में, जहाँ पे भी मेटल एसीटोन डलता है, CH3I बन जाएगा और NaCl निकल जाएगा, आ गया ना आयोडाइड वाला। ये हमारी फ्लिंट-स्टिचिंग रिएक्शन है और ये हमारी स्वार्ट्स रिएक्शन है। दो नाम है बेटा, नेमिंग रिएक्शन है, बहुत बार पूछी जाती है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। अब RI को डायरेक्टली भी बना सकते हैं, पर RI को क्या करना पड़ेगा, उसमें एक उसका एसिड यूज करना पड़ेगा। अगर मैं RI को डायरेक्टली बना रहा हूं, ये नोट डाउन कर लिया ना बच्चों, अगर मैं RI को डायरेक्टली बना रहा हूं तो वहां पे उसका एसिड, तो बच्चों अगर मैं बात करूं तो I को डायरेक्टली भी बना, CH3I को डायरेक्टली भी बना सकते हैं। डायरेक्टली बनाने के लिए आपको वही I2 डालना पड़ेगा, सनलाइट के प्रेजेंस में CH3I बन जाएगा प्लस HI बन जाएगा। अब होता क्या है, ये इसके साथ रिएक्ट कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है तो ये रिवर्स चला जाता है, मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसलिए ये स्लो होता है। अगर मैं HI को हटा दूं किसी तरीके से तो रिएक्ट नहीं होगा, रिएक्ट नहीं होगा तो रिवर्स नहीं जाएगा, मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा जल्दी। तो HI को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, यूज एसिड यूज करते हैं। हम कौन सा एसिड यूज करते हैं, HiO3, मतलब ये जो CH3H है, I2 से रिएक्शन करूंगा, सनलाइट के प्रेजेंस में HiO3 और यूज कर लूंगा, तुम्हारा ये CH3I प्लस ये HiO3 क्या करता है बेटा, HiO3 HI के साथ रिएक्ट करता है और I2 गैस निकालता है और पानी निकाल देता है, तो मतलब यहाँ पे I2 प्लस पानी बन जाएगा इसकी जगह। तो मतलब अब रिएक्शन हो गया, अब ये रिवर्स नहीं जाएगी, अब मेरा CH3I बन सकता है डायरेक्टली भी,
ठीक है। तो इस हिसाब से इसका क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक स्वार्ट्स रिएक्शन पे क्वेश्चन आ सकता है और एक फ्लिंसिंग रिएक्शन पे क्वेश्चन आ सकता है। एक ये पूछा जा सकता है यहाँ पे एसिड का यूज क्यों होता है और हमारा CH3I डायरेक्टली कैसे बन सकता है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है। अब एक लास्ट और है जो मैं आपको बता दूं, वो अभी खत्म कर देता हूं मैं, ये टॉपिक पूरा खत्म हो गया। ठीक है। तो ये क्या है, अगर रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जाए अकॉर्डिंग टू एल्केन, तो 3 डिग्री में तेजी से होगा, 2 डिग्री में धीरे होगा, 1 डिग्री में और धीरे होगा। सबसे तेजी से में किस में होगा, 3 डिग्री एल्केन जो होंगे वो तेजी से रिएक्ट करेंगे और जबकि 0 डिग्री एल्केन जो होंगे वो धीरे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि फ्री रेडिकल बनते हैं ना। और फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल कौन होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और जो ज्यादा स्टेबल है वो ज्यादा रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल बन रहे हैं तो जो ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री वाले एल्केन ज्यादा रिएक्शन कर जाएंगे, जल्दी रिएक्शन कर जाएंगे क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है। ठीक है। इस हिसाब से ये क्वेश्चन पूरे मैंने आपको बता दिए। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्लास में हम मार्कोनिकॉव रूल और एंटी मार्कोनिकॉव रूल पढ़ेंगे। मार्कोनी रूल और एंटी मार्कोनिकॉव रूल, और उसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट हाइड्राइड शिफ्टिंग और मिथाइल शिफ्टिंग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, बाय, टेक केयर।